हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास एक नया एक्ट शुरू करने वाले हैं। हमारा जो ये एक्ट है, ये हमारा सिलेबस का आखिरी एक्ट है। एलएलपी एक्ट। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स वगैरह आई हैं, तो इसके हाई प्रोबेबिलिटी के एग्जाम में पूछा जाएगा और इसमें से कम 5 से 10 नंबर का सवाल तो कंफर्म है। सर एलएलबी तो बस एक क्वेश्चन आता है ना 5 नंबर का। कोई फिक्स पैटर्न नहीं कर सकते तुम कि पहले कितना आया था तो उतना ही हर बार आएगा। ये आईसीआई है, ये डीयू नहीं है, या ये कोई कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है। वहाँ पे उनका एक फिक्स्ड है, हाँ भाई इस चैप्टर से इतने इतने मार्क्स का आएगा। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे जब तुम सोच जाओगे ना कि ये एक्ट आएगा, इसको पढ़ लेते हैं, ये नहीं आएगा इसको छोड़ देते हैं, उसी साल उसी में से आ जाएगा। हाँ, ठीक है, क्योंकि बहुत प्रीवियस और ये बात फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल तीनों लेवल्स के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, 100% सिलेबस कंप्लीट करना है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो देखो एक्ट देखो ताज़ा ताज़ा सा है, एलएलपी एक्ट 2008। अभी तक के जितने भी एक्ट्स पढ़े थे उनमें एक ही एक्ट थोड़ा सा ताज़ा ताज़ा और था, बाकी सारे एक्ट्स अंग्रेज़ों के ज़माने के चलते हुए आ रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। कंपनीज एक्ट है जो 2013 में आया और ये उससे थोड़ा सा पहले आया था। ठीक है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। अब इसमें से ये वर्ड तो देखा हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट हमने पढ़ा था, पार्टनरशिप एक्ट 1930 है कि 32? 32। सेल ऑफ गुड्स एक्ट है 1930। ठीक है। तो पार्टनरशिप हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits or losses of a business carried on by all or any one of them acting for all। ठीक है, और उसके अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। जिसका मतलब क्या है, अगर पार्टनर्स के फर्म के असेट्स इनसफिशिएंट हैं टू पे ऑफ द लायबिलिटीज, देन पार्टनर के पर्सनल असेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं टू पे ऑफ द लायबिलिटीज। हाँ, उसमें एक बात और सिखाई जाती है कि पार्टनर के प्राइवेट असेट्स पहले यूज़ किए जाएंगे उसके प्राइवेट डेट्स को पे करने के लिए, फिर जो बच जाएंगे उससे प्राइवेट लायबिलिटीज पे की जाएंगी। ठीक है, बट उसके पर्सनल असेट्स यूज़ किए जा सकते हैं, यानी कि पार्टनरशिप में फर्म की जो लायबिलिटी है वो पार्टनर की लायबिलिटी है और पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। करेक्ट। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कुछ है तो क्या समझ में आएगा तुम्हें फिर इससे, कि एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होने वाली है, एक हद तक होगी, उससे ज़्यादा नहीं होने वाली। करेक्ट, तो ये सही सोच है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी। ठीक है, अच्छा कैसे नहीं होगी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पार्टनरशिप है इस पार्टनरशिप को फर्म्स के पार्टनर्स से अलग कर देंगे। जैसा कि हमने कंपनी में अलग किया था कि कंपनी को उसके शेयरहोल्डर से मेंबर से अलग कर दिया, वैसे ही हम पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स हैं और उसकी जो पार्टनरशिप फर्म है उनको अलग कर देंगे। कैसे, हम एलएलपी को एक अलग आइडेंटिटी दे देंगे, जैसे कंपनी को आइडेंटिटी दी थी। ठीक है, तो एलएलपी क्या बनेगी, यहाँ पे एक बॉडी कॉर्पोरेट बनेगी जैसे कंपनी बनती थी, और उसी अपनी खुद की आइडेंटिटी होगी और उसको अपने खुद के नाम पे असेट्स खरीदने का अधिकार होगा, लाइसेंस करने का अधिकार होगा, सू करने का अधिकार होगा, या उसके ऊपर कोई सू कर सकेगा उसी के नाम पे, तो वो बन जाएगी एक एलएलपी। ठीक है, तो एलएलपी ऐसे समझो कि पार्टनरशिप और कंपनी का हाइब्रिड फॉर्म है। हाइब्रिड समझते हो ना, कि इन दोनों का मिक्स करके जो बनाया गया वो है एलएलपी। तो एलएलपी में पार्टनरशिप जैसी फ्लेक्सिबिलिटी है कि पार्टनरशिप में ज़्यादा वो नहीं थी, बीच रोक टोक नहीं थी। तुमने कभी देखो पार्टनरशिप में ना, तो जब आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है तो आप जो मर्जी करो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ खास आपके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे थे। और कंपनी पर वहीं उल्टी तरफ बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, ये करना है, ये करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे ऐसे काम करना है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हैं। अभी तो तुमने बहुत हल्का पढ़ा था चैप्टर, मैंने बताया था ना कि इंटरमीडिएट लेवल के पहले 2 चैप्टर हैं एक तरीके से जो तुम अभी पढ़ रहे हो। जब तुम वहाँ पहुँचोगे इंटरमीडिएट लेवल पे तब तुम्हें पता चलेगा भाई साहब क्या क्या करना पड़ेगा। शेयर इशू करना है तो ये करना पड़ेगा, प्रॉस्पेक्टस करना है तो ये करना पड़ेगा, अगर ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो ये, डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो ये, कंपनी के बुक्स अकाउंट्स बनाना है तो ये, पता नहीं क्या क्या। पहुँचो तुम अभी इंटरमीडिएट में तो पता चलेगा तुम्हें। लिटरली बता रहा हूँ, कंपनीज एक्ट के 10 चैप्टर हैं
इंटरमीडिएट लेवल पे, आप क्या कहना चाहते फर्स्ट 10 चैप्टर्स। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह कि तुम छोड़ दो, मैं कहना चाह रहा हूँ अभी से तैयार हो जाओ, अभी से अपने बेल्ट टाइट कर लो, क्योंकि अब जब इंटरमीडिएट में पहुंचोगे तब तुम्हें लॉ लगेगा। सच बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ आएंगी, ये करना है, वो करना है, एनसीएलटी के पास जाना है, आरओसी के पास जाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना है, रीजनल डायरेक्टर के पास तक जाना पड़ जाता है किसी किसी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब इन दोनों में एक बहुत ज़्यादा खुला है और एक बहुत ज़्यादा बांधा हुआ है, तो उनके बीच का एक रास्ता निकाल दिया गया जहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ कम है और फ्लेक्सिबिलिटी वैसी सी है जैसी पार्टनरशिप मिलती है, तो उसी को बनाया गया है LLP। ठीक है, तो LLP एक्ट देखो क्या लिख रहा है, अ नीड हैज़ बीन फेल्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर अ न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म दैट वुड प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव to the traditional partnership with unlimited personal liability on the one hand and the compliance based structure of the private or unlisted public company on the other hand। तो क्या कह रहा है कि कंप्लाइंस बेस्ड स्ट्रक्चर, जिसमें कंप्लाइंसेस बहुत होते हैं, चीज़ों को मानना बहुत पड़ता है, चीज़ों की कंप्लाइंस बहुत करनी पड़ती है, वो प्राइवेट और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बहुत होती है, और वहीं अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप में। तो इन दोनों का एक मिक्सचर करने के लिए क्या किया गया, LLP एक्ट लाया गया पार्लियामेंट के द्वारा 12 दिसंबर 2008 में। प्रेसिडेंट की उसको कंसेंट मिल गई 7 जनवरी पे, और वो नोटिफाई हो गया 31 मार्च 2009 से। तो मोस्ट ऑफ द सेक्शंस ऑफ LLP एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 31 मार्च 2009। ठीक है, एक्ट 2008 का है, पास होते होते पता होगा तुम्हें कि बिल कोई भी एक्ट बनता है तो वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से गुजरता है, वहाँ से जब पास हो जाता है उसके बाद हो जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उसको फाइनली साइन करता है। ठीक है, तो LLP क्या है, देखो LLP मैंने बोला एक हाइब्रिड फॉर्म है जो कि पार्टनरशिप फर्म और कंपनी को मिला के बनाया गया। LLP क्या ऑफर करता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एंड लेस कंप्लाइंसेस या रिड्यूसेस द कंप्लाइंसेस ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, तो LLP को हम शॉर्ट में LLP लिख देंगे, वो लिमिटेड पार्टनरशिप को LLP लिखेंगे। अगर आपको एक LLP बनानी है तो कहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है, अभी हल्की सी डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, अभी पूरा डिस्कशन होगा। सर पूछा जाए कि केम इनटू फोर्स है तो हम क्या लिखेंगे? हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, LLP एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको फॉर्म करने तो कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा ROC के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, बनाए तो वैसे पार्टनरशिप और कंपनी का मिक्सचर है, बट इसको फॉर्म करने के लिए जाना ROC के पास पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम पूछो इसकी ये आया कब है, कि तुम जैसे पूछ रहे हो तो इसकी डेट हम लिखेंगे 31 मार्च 2009। ठीक है, तो क्या कह रहा है, LLP came into operation 2009. The concept of LLP was more than 100 years old. इंडिया में ये अब आया है, एक्चुअली में ये 100 साल से भी पुराना कॉन्सेप्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA एंड ROC बोला था मैंने, आर इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द LLP एक्ट। मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको ऊपर से देखेगी और ROC साथ में इसकी सारी कंप्लाइंसेस को अपने पास फॉलो करवाएगा। The central government has the authority to frame the rules with regard to LLP Act and can amend them by notifications in the official gazette from time to time. This act deals with formation and regulation of LLP and for the matters incidental thereto. It contains 81 sections, ज़्यादा बड़ा सेक्शन चैप्टर नहीं है, 81 sections and it is divided into 4 schedules. ठीक है, अब वो जो शेड्यूल्स हैं उन शेड्यूल्स में क्या लिखा है, तो देखो पहले 4 शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एज वेल एज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ LLP एंड इट्स पार्टनर्स इन केस ऑफ फॉर्मल अग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू देम। याद करो हमने पार्टनरशिप एक्ट चैप्टर पढ़ा था, पार्टनरशिप एक्ट में हमने चैप्टर पढ़ा था एक राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स करके। ठीक है, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप एक्ट बताता है कि पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होंगे और पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज होंगी टुवर्ड्स ईच अदर एंड टुवर्ड्स द फर्म। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी LLP एक्ट के अंदर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म किए गए हैं, वो डाले गए हैं कहाँ पे, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर।
ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, और याद करो उसमें पढ़ा जाता था पार्टनरशिप में कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनसे चार्ज नहीं करेंगे, प्रॉफिट शेयर उनका इक्वल रहेगा, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करती पार्टनरशिप एक्ट में। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि अब अगर आप पार्टनरशिप डीड यहाँ पे नहीं बना रहे, फॉर्मल अग्रीमेंट कोई नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई होंगी, वो सब कहाँ मेंशन्ड है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। ठीक है, जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेड्यूल है वो तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्यों? उनके अंदर देखो क्या है, सेकंड शेड्यूल डील्स विद कन्वर्जन ऑफ अ फर्म इनटू एलएलपी, थर्ड शेड्यूल डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी, फोर्थ शेड्यूल डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। यानी कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो और आपको एलएलपी में अपना कन्वर्ट करना है तो सेकंड शेड्यूल फॉलो करो, प्राइवेट कंपनी हो एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो थर्ड शेड्यूल फॉलो करो, और अगर आप एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो एलएलपी में बनना चाहते हो, कन्वर्ट करना चाहते हो खुद को, तो फोर्थ शेड्यूल को फॉलो करो। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई इन चीज़ों से, इन तीन शेड्यूल से, कि एक पब्लिक कंपनी एलएलपी नहीं बन सकती। चेक कर लो, पब्लिक कंपनी के पीछे क्या लिखा है, लिस्टेड कंपनी। तो एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी, मैंने गलती से बोल दिया, लिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी नहीं बन सकती। देख रहे हो क्या लिख रहा है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी बन सकती है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी नहीं बन सकती। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अपने आपको अनलिस्ट करवाना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी कौन सी थी, जो लिस्ट निकालती है, हाँ लिस्टेड कंपनी, कंपनी से पढ़ के आए हम, जिनका स्टॉक जो शेयर मार्केट वगैरह होता है उसमें वो अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं, लिमिटेड को जो होता है क्या बोलते हैं उसको, क्या जो कंपनी शेयर्स को लिस्ट कर सकती है, कहाँ, वो पब्लिक में, पब्लिक में। अच्छा, बहुत बढ़िया। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी कोई भी एक सिक्योरिटी किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। कोई भी सिक्योरिटी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर, एक स्टॉक एक्सचेंज, पब्लिक में लिस्टेड नहीं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अगर उसकी कोई भी सिक्योरिटी अवेलेबल है फॉर बाइंग एंड सेलिंग, वो बन जाती है एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पाएगी इनटू एन एलएलपी, अनलिस्टेड जरूर करवा सकती है। तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी कैसे करेगी, उसको अपने पब्लिक में जो शेयर्स जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, स्टॉक एक्सचेंज से अपने शेयर्स को बाहर निकालना पड़ेगा, फिर वो अनलिस्टेड बन जाएगी, उसके बाद वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है इनटू अ एलएलपी। ठीक है, तो देख लो, पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होने वाला एलएलपी पे, ये तो ऑब्वियस है, जब अलग एक्ट है तो पार्टनरशिप एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल क्यों होगा। आगे, वाई एलएलपी, एलएलपी की रिक्वायरमेंट क्यों आई, तो भाई एलएलपी की रिक्वायरमेंट इसलिए आई क्योंकि पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, बहुत ज़्यादा हाथ खोलने का मौका मिलता है, आप अपने हिसाब से रूल्स बना सकते हो, बट उसके साथ साथ एक लिमिटेशन आती है कि वो क्या है, एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वहाँ पे पार्टनर्स का घर बार बिक सकता है, तो उनको डर लगता है। फिर कंपनी खोलोगे तो कंपनी खोलने में रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ये करना है वो करना है, उसके बाद खुल जाए उसके बाद भी बहुत सारे काम करने हैं, तो फिर ये सारे प्रॉब्लम्स उसको भी करने से इंसान डरता है। कंपनी खोलने से भाई क्या क्या करने पड़ेगा, कितना पैसा तो खर्च होएगा, तो एक नीड फील हो रही थी कि भाई आप कुछ थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म लाओ जिसमें दोनों तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील किया जा सके। तो इसलिए हमने क्या किया, एक एलएलपी एक्ट का फॉर्मेशन किया। तो वही जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो सारी बेसिक ऊपर लिखी है। एलएलपी क्या है, एक कॉर्पोरेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है दैट प्रोवाइड्स द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी but also allows its members the flexibility of organizing their internal structure just like in case of a partnership based on mutually arrived agreement। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड जैसा कुछ होगा, म्यूचुअली अराइव्ड अग्रीमेंट, यानी कि उन्होंने म्यूचुअली एक पार्टनरशिप डीड फॉर्म करी होगी। ठीक है, द एलएलपी फॉर्म enables the entrepreneurs
professionals and enterprises providing services of any kind or engaged in scientific and technical disciplines to form commercially efficient vehicles suited to their requirements. Owing to the flexibility in its structure and operation, LLP is a suitable vehicle for small enterprises and for investment by venture capital. ठीक है, vehicle से मतलब क्या है बेसिकली, गाड़ी कहते हैं ना, गाड़ी आपको लेके जाती है, तो एक तरीके से LLP जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनके लिए एक गाड़ी है जो उनको अपने बिजनेस को आगे लेके जाने की तरफ काम करने वाली है. ठीक है, और जो बिजनेसेस में पैसा डालने वाले हैं उनको जो वेंचर कैपिटल्स बोलते हैं उनके लिए भी फायदेमंद है कि हाँ भाई ऐसी कंपनी में पैसा डाले जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि वो भी अपने हिसाब से थोड़ी चीज़ें फ्लेक्सिबल कर सकें और कंप्लायंसेस भी उनके कम मिले. हाँ, वेंचर कैपिटल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर कभी शार्क टैंक देखा हो तो वहाँ पे वेंचर कैपिटल बोलते हैं, वीसी बोलते हैं. वीसी सुन रहे होंगे तुम लोग उनके मुंह से, तो वीसी इज़ वेंचर कैपिटल, या जो एंजल इन्वेस्टर्स जिसको बोल देते हैं, तो जो भी जिनके पास भी बड़ा अमाउंट ऑफ पैसा होता है वो कंपनीज में पैसा डाल देते हैं. ठीक है, वो होता है वेंचर कैपिटल, छोटी छोटी कंपनी में पैसा डालने वाले लोग. तो जी LLP क्या है? LLP is a new form of legal business entity with limited liability. It is a separate legal entity. इसकी खुद की अपनी एक अलग पहचान होगी, अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होगी. Where LLP itself is liable to the third parties up to the assets it owns, but the liability of the partners is limited. It is an alternative corporate business vehicle that not only gives the benefits of limited liability at low compliance cost, but also allows the partners the flexibility of organizing their internal structure as a traditional partnership. It gives the benefits of limited liability of a company and the flexibility of partnership. ठीक है, LLP is also called as a hybrid, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया. अब LLP को ध्यान रखना, अपने नाम के आगे हमेशा लिखा हुआ होना है LLP. जैसे हमने सीखा है प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के आगे क्या लिखना होता है? प्राइवेट लिमिटेड. पब्लिक कंपनी को अपने नाम पे क्या लिखना होता है? पब्लिक कंपनी को क्या लिखना होता है? कुछ भी नहीं, बहुत बढ़िया. अगर पब्लिक कंपनी तो उसको अपने नाम के आगे लिमिटेड लिखना है. नालायक का क्या हो गया? अभी पढ़ के आए और बस सर आपने समझा नहीं. हम लोग पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं. पास से बाहर आना है, वही कर रहे हैं हम. पास से बाहर आ गए अपने. पब्लिक कंपनी को अपने नाम के आगे लिमिटेड लिखना है. सेक्शन 8 कंपनी को अपने नाम के आगे कुछ नहीं लिखना. वो जो मर्जी लिखना चाहे लिख सकता है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं कुछ लिखने की, ज़रूरी नहीं है लिमिटेड लिखना है, प्राइवेट लिमिटेड, जो मन चाहे वो लिख सकता है अपने नाम के आगे. OPC को अपने नाम के आगे क्या लिखना है? OPC प्राइवेट लिमिटेड. गवर्नमेंट कंपनी को अपने नाम के आगे क्या लिखना है? गवर्नमेंट कंपनी. लगाओ लप पड़ेगा एक दूसरे अपने कानों पे. लिमिटेड, तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ मैं ये बात. गवर्नमेंट कंपनी को अपने नाम के आगे सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लिखना है और कुछ नहीं लिखना. फॉरेन कंपनी को कुछ नहीं लिखना. बहुत बढ़िया नालायको. फॉरेन कंपनी अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक है तो लिमिटेड. आ जाओ देखते हैं फीचर्स ऑफ एन LLP. LLP क्या बनेगी? एक बॉडी कॉर्पोरेट. कानून की नज़रों में अपने आप का उसका एक खुद का एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होने वाला है. वो एक इंसान बॉडी कॉर्पोरेट बनकर तैयार होगी जिसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी. सिर्फ ऐसे ही नहीं कि एक, जैसे अगर तुम देखो तो रोबोट खड़ा कर दो तो रोबोट की भी नहीं एक बॉडी है, बट रोबोट की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है. क्यों? क्योंकि रोबोट जो है वो एक सिर्फ मशीन पे चल रहा है. उसको जो आप बोलोगे वो कर रहा है, तो वो खुद से कुछ नहीं सोच रहा, खुद से उसकी कोई बुद्धि नहीं है. ठीक है, खुद का कुछ इंडिविजुअल प्रेजेंस नहीं है उसकी. बट अगर आप एक कंपनी खोलोगे, सॉरी LLP खोलोगे, तो LLP की अपनी खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी. ठीक है, तो इट इज़ लायबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स असेट्स, बट द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज लिमिटेड टू देयर अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द LLP. तो पार्टनर्स की लायबिलिटी उसी हद तक है जिस हद तक उन्होंने बोला था कि हम पैसा डालेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन जितना डालेंगे
उससे ज़्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं आएगी। एलएलपी अपने नाम पे जो एसेट्स खरीदेगा वो उसी के एसेट्स रहेंगे और उन्हीं से वो अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करेगा। पार्टनर से एक्स्ट्रा पैसा वो नहीं मंगवा सकता। ठीक है, तो क्या लिख रहा है, क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी शैल बी द क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी अलोन एंड नॉट ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, तीसरा आ रहा है परपेचुअल सक्सेशन। ये परपेचुअल सक्सेशन कंपनी को भी मिलता था। तो इसके अंदर क्या था कि अगर सारे शेयर होल्डर्स की जैसे डेथ भी हो जाती थी तो कंपनी की अपनी खुद की आइडेंटिटी खत्म नहीं होगी, कंपनी मर नहीं जाएगी। वैसे यहाँ पे एलएलपी भी क्योंकि आपने एक इंसान बना दिया तो एलएलपी में सारे पार्टनर्स की भी डेथ हो जाए तो भी हम उसको क्या कहेंगे, वो जिंदा रहेगी, कोई और उसको कंटिन्यू कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने पार्टनरशिप पढ़ा था, पार्टनरशिप में जो लोग पार्टनरशिप फर्म को चलाते हैं उनको बोलते हैं हम पार्टनर्स। यहाँ पे जो उसको चलाएंगे एलएलपी को उनको बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, मेंबर्स। कंपनी में मेंबर्स बोलते हैं, एलएलपी में बोल रहा हूँ, यहाँ पे बोला ना मैंने, तो एलएलपी में उन लोगों को बोलते हैं हम डीपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है, और मिनिमम कितने होने चाहिए, वो मिनिमम होने चाहिए 2। मैक्सिमम कितने होने चाहिए, तो मैक्सिमम होने चाहिए अनलिमिटेड, किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, याद करो जल्दी से। पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 200। मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। ये बात कहाँ लिखी है कि मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हो सकते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा है। कंपनीज एक्ट में लिखा है कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। नालायक के सब भूल गए डंगर कहीं के। तो परपेचुअल सक्सेशन यहाँ पे भी मिल रहा है एलएलपी को, मतलब सारे डीपी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की अगर डेथ भी हो जाए तब भी एलएलपी का अपना अस्तित्व खत्म नहीं होगा। ठीक है, आगे एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। याद करो हमने पढ़ा था पार्टनरशिप की डेफिनेशन में लिखा है बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और उसके अंदर हमने पढ़ा था इसका मतलब क्या है, 2 वर्ड्स में म्यूचुअल एजेंसी, जिसका मतलब था पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट हैं और फर्म के भी एजेंट हैं। तो वो जाके बाहर जाके कोई भी काम करेंगे वो क्या करेंगे, फर्म के बिहाफ पे काम करेंगे एज एजेंट्स और बाकी पार्टनर्स की भी एज एजेंट्स और अपने प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि एक पार्टनर अपने एक्शन से बाकी सारे पार्टनर्स को भी लायबल कर सकता है, बट ये चीज़ इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या कि आप अगर चाहो तो ये कहो कि भाई पार्टनर ने जाके फर्म के बिहाफ पे काम किया, एलएलपी के बिहाफ पे काम किया तो सारे पार्टनर्स और एलएलपी लायबल हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वो एलएलपी के काम से और एलएलपी के नाम से साइन वाइन करके नहीं आ रहा तब तक एलएलपी की लायबिलिटी नहीं आने वाली। ठीक है, तो पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी एक मेन रूल था। एलएलपी केस में एलएलपी आर एजेंट्स ऑफ एलएलपी अलोन एंड नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स। नो पार्टनर कैन बी हेल्ड लायबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर्स। तो अगर किसी पार्टनर ने इंडिविजुअल लेवल पर जाके कोई काम कर दिया, कोई एक्शन ले लिया, तो उसके लिए सिर्फ वही पार्टनर जिम्मेदार है, बाकी पार्टनर जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, 10 इंडिविजुअल पार्टनर्स कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी लायबिलिटी इनकर्ड बाय अदर पार्टनर्स wrongful business decisions और misconduct। नेक्स्ट, एलएलपी में पार्टनर्स आपस में एक अग्रीमेंट करेंगे, जैसे पार्टनरशिप डीड थी वैसे यहाँ पे एलएलपी एक अग्रीमेंट होगा जिसके अंदर वो हर चीज़ लिखेंगे कि प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या रहेगा उनका, उनके बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और उनका क्या लोन पे चार्ज रहेगा इंटरेस्ट, सब चीज़ें कहाँ मेंशन होंगी एलएलपी में, एलएलपी एग्रीमेंट में। जैसे पार्टनरशिप डीड होती थी ना, ये बिल्कुल एज इट इज़ वैसी ही है। ठीक है, तो इसके अंदर पार्टनर्स के क्या म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ रहेंगी एक दूसरे की तरफ, वो आराम से लिखा होगा। ठीक है, हर चीज़ जैसे डीड में होती थी वैसी चलेगी। नेक्स्ट, एलएलपी क्या बनेगी, एक आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, तो उसका एक बॉडी कॉर्पोरेट है, उसकी अपनी खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नकली इंसान
नकली इंसान से मतलब फिक्टिशियस पर्सन नहीं है ये, कभी सोचो फिक्टिशियस है, नहीं फिक्टिशियस नहीं है, रियल है, बट वो क्या है, आर्टिफिशियल है, इन द आइज ऑफ लॉ ही है, वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो बट ध्यान रखना, ये वो काम नहीं कर सकेगी जो एक नेचुरल इंसान ही कर सकता है, किसी से शादी, किसी से मतलब जेल जाना, या फिर कोई डिग्री लेना, ठीक है, या कोई वो करना, प्रोफेशन को फॉलो करना, वो एक नॉर्मल इंसान ही कर सकता है, वो काम एलएलपी नहीं कर सकती। बट बाकी जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है सारे काम एलएलपी भी अपने पास कर लेगी, ठीक है। तो वो आप उसको जेल नहीं भेज सकते, वो कसम नहीं खा सकता, मैं इसकी कसम खा के कहता हूँ, गीता की कसम खा के कहता हूँ, नहीं, वो ये सारे काम नहीं कर सकती, ठीक है। इट कैनॉट मैरी और गेट अ डिवोर्स, इट कैनॉट प्रैक्टिस अ लर्नड प्रोफेशन लाइक सीए, लॉ, मेडिसिन। एलएलपी इज इनविजिबल, intangible, immortal, but not fictitious। fictitious का मतलब क्या होता है? fictitious का मतलब, fictitious का मतलब है इमेजिनरी नहीं है, ख्याली पुलाव नहीं है। जैसे हैरी पॉटर इमेजिनरी है कि रियल है? इमेजिनरी, ऐसी कोई दुनिया नहीं है हैरी पॉटर जैसी दुनिया, या मार्वल्स जो तुम देखते हो वो क्या है, सब फिक्टिशियस है। तो ये वर्ड फिक्टिशियस कहाँ से आता है? फिक्शन से। फिक्शन इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, तो जो आप इमेजिन कर रहे हो वो फिक्शन है। तो एलएलपी इमेजिनेशन नहीं है, यह एक झूठी मूठी दुनिया नहीं है, वो अपने आप में एक रियल पर्सन है जो कि इनविजिबल है, इंटेंजिबल है और इमॉर्टल है। इमॉर्टल का मतलब है, इमॉर्टल मतलब क्या होता है? अमर, जो कभी नहीं मरने वाली। सर मर तो सकती है, मर सकती है अगर आप उसको बंद कर दो, वरना डायरेक्टली जब तक आप बंद नहीं करना चाहोगे तब तक वो बंद नहीं होगी, मरेगी नहीं। मतलब वो सुसाइड कर लेगा, सुसाइड हो सकता है उसके साथ, बस और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमन सील। हमने पढ़ा कंपनी को एक कॉमन सील रखना मैंडेटरी है कि नहीं? नहीं, वो रखना चाहे तो रख सकती है, अदरवाइज नहीं रख सकती। वैसे ही एलएलपी के लिए भी है, एलएलपी चाहे तो अपने पास एक कॉमन सील रख सकती है। कॉमन सील होता क्या है? एलएलपी के सिग्नेचर्स, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पर्सन एलएलपी अपना क्योंकि काम कर सकती है, वो अपने पार्टनर्स के थ्रू ही काम करेगी, तो इट मे हैव अ कॉमन सील विच कैन बी कंसिडर्ड एज इट्स ऑफिशियल सिग्नेचर। इट शुड बी नोटेड दैट इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एलएलपी टू हैव अ कॉमन सील. If it decides to have one, then it shall remain under the custody of some responsible official, and it shall be affixed in the presence of at least 2 DP, designated partners. तो अगर आप कॉमन सील रखते हो तो कॉमन सील प्रॉपरली सेफ रखी जाएगी, और जब आप उसको कहीं पे लगाओगे तो फिर आप सभी 2 पार्टनर्स कम से कम डीपी चाहिए जिनके सामने वो साइन किया जाएगा, जिनके सामने वो सील लगाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, इसका फीचर क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं थी कि भैया पार्टनर्स की लायबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड है। किस हद तक लिमिटेड है? जिस हद तक उन्होंने एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हमारा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इतना रहेगा, मतलब मैक्सिमम कैपिटल जितनी वो डाल रहे हैं उससे ज़्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं आने वाली, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को मैनेज कौन करेगा? ध्यान से सोचो, पार्टनरशिप को मैनेज कौन करता था? पार्टनर्स। कंपनी को कौन मैनेज करता है? मेंबर्स। कंपनी को कौन मैनेज करता है? डायरेक्टर्स। तो यहां पे एलएलपी को मैनेज कौन करेगा? डीपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ठीक है। तो पार्टनर्स इन द एलएलपी आर एंटाइटल्ड टू मैनेज द बिजनेस ऑफ एलएलपी, हाउएवर ओनली द डीपी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लायंसेस। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पे सबसे ऊपर एलएलपी में जो सबसे ऊपर पोजीशन पे बैठे होंगे वो होते हैं एलएलपी के डीपी, ठीक है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अपने नीचे रख सकते हैं पार्टनर्स, ठीक है। तो मतलब पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के ऊपर डीपी है, और डीपी के ऊपर एक तरीके से एलएलपी, मतलब एलएलपी मैनेज करेंगे, ये इनको रिपोर्टिंग करेंगे, एक तरीके से ऐसे समझो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जो पार्टनर्स होते हैं ना वो छोटे मोटे काम कर सकते हैं, ठीक है, बट जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने की बात आ जाएगी तो वो साइन सिर्फ
डीपी ही करेगा एलएलपी के बिहाफ पे, ठीक है। अगला मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये मैंने डिस्कस कर लिया। मिनिमम डीपी कितने हो सकते हैं यहाँ पे? 2 से कम हो नहीं सकते, क्योंकि 2 से कम होंगे तो पार्टनर्स कैसे हो सकता है फिर कोई, है ना, इंडिविजुअल अगर 100 प्रोप्राइटर हो गए फिर तो। और मैक्सिमम है अनलिमिटेड, कोई वो है ही नहीं, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, और एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स चाहिए। आगे ये बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली करेंगे, कहने का मतलब है ये कभी एनपीओ नहीं बन सकती, ठीक है। हमने पढ़ा था एक एनपीओ कंपनी बन सकती है। कौन सा सेक्शन था वो? कौन सा सेक्शन था जहां पे एक एनपीओ कंपनी बन सकती थी? हमें तो पता ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं। सेक्शन 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 ये कई बार डायरेक्ट सवाल में आ जाता है कि व्हाट इज अ सेक्शन 8 कंपनी एंड व्हाट आर इट्स लीगल रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर फॉर्मेशन। तो तुम्हें पता होना चाहिए सेक्शन 8 से ही एनपीओ है, ठीक है। तो एनपीओ आप खोलना चाहते हो, ऐसे कंपनी खोल सकते हो, बट एनपीओ को एज अ पार्टनरशिप फर्म नहीं खोल सकते और एज अ एलएलपी भी नहीं खोल सकते। पार्टनरशिप की डेफिनेशन जब मैंने कराई थी तभी मैंने बताया था कि भैया उसमें लिखा था एलएलपी में पार्टनरशिप में जो बिजनेस है वो कैरी ऑन किया जाता है जिसमें प्रॉफिट्स शेयर करते हैं लोग। अगर प्रॉफिट्स हैं तभी तो शेयर कर रहे हैं, डेफिनेशन में लिखा है, तो वो एलएलपी पार्टनरशिप एनपीओ नहीं बन सकती। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट कर या एलएलपी की तरह से खोल रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए खुलेगी, आप उससे कभी भी एनपीओ के काम नहीं करवा सकते। एनपीओ है तो कंपनी बन सकती है या बिना कंपनी के बने भी काम कर सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको एनपीओ कंपनी फॉर्म करना ही करना है, बिना उसके भी चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो एलएलपी कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर कैरिंग एनी लॉफुल बिजनेस विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट्स। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहला जो बिजनेस हो वो लॉफुल हो, जो लीगली अलाउड हो, और दूसरा आप उससे प्रॉफिट कमाने की इच्छा रखते हो। Business includes every trade, profession, service and occupation except any activity which the central government may by notification exclude. Thus, LLP cannot be formed for charitable or not for profit purposes. ठीक है। अगला आ रहा है इन्वेस्टिगेशन। अगर इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन बैठानी हो, LLP की इन्वेस्टिगेशन कि कुछ गड़बड़ चल रही तो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नहीं करती है, वो आरओसी को बोल देती है या एनसीएलटी को बोल देती है, वो लोग कर देते हैं इन्वेस्टिगेशन कि यार कुछ गड़बड़ लग रही है इस एलएलपी में, जाके छानबीन करके आओ, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। एनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इंक्लूडिंग मर्जर एंड अमेलगमेशन ऑफ एलएलपीज शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है? कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे मतलब क्या है? अगर मान लो एलएलपी ने किसी से लोन लिया है और आज की डेट में उनकी हालत ऐसी है कि वो लोन चुका सकते हैं, तो वो क्या करते हैं? उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि यार तो थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लेना है। अरेंजमेंट क्या है? आप मान लो जैसे ड्यू डेट आज है आपको लोन रीपे करने की, आपने क्या कह दिया यार 1 साल बाद कर दे, उसको 6 महीने बाद कर दे, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे, तो आप क्या करो? वहाँ पे एक अरेंजमेंट कर रहे हो। या फिर अगर आपको 2 एलएलपी को मर्ज या अमेलगमेट करना है, कुछ भी करना है, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, मर्जर या अमेलगमेशन करना है एलएलपी का, तो कहाँ पे होगा? एलएलपी एक्ट 2008 के हिसाब से होगा, ठीक है। आगे कन्वर्जन टू एलएलपी। अगर आप कोई दूसरी एंटिटी के तौर पे खुले हुए हो, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि फर्स्ट शेड्यूल तो राइट्स ड्यूटीज और वो वाला है, सेकंड शेड्यूल जो है वो कन्वर्जन वाला है कि फर्म एलएलपी में कैसे कन्वर्ट हो सकती है, थर्ड शेड्यूल था प्राइवेट कंपनी कैसे एलएलपी बन सकती है, और फोर्थ शेड्यूल था अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कैसे एलएलपी बन सकती है। अगर आपको कन्वर्ट करना है अपने आपको इनटू एलएलपी तो क्या करना पड़ेगा? आपको रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी ऑफ एलएलपी एक्ट 2008, ठीक है। नेक्स्ट, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप ई फाइलिंग करोगे, मतलब आज की डेट में अब तो तुम्हें पता है हर चीज़ हम लोग ऑनलाइन ही फाइल कर रहे हैं, तो वैसे ही एमसी के पास आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं तो मेजरली डॉक्यूमेंट सारे ऑनलाइन फाइल होंगे, ई फाइलिंग हो रहेगी, ठीक है। वेबसाइट है www.mca.gov.in, ठीक है। और
फॉरेन एलएलपीज भी एक कॉन्सेप्ट है। फॉरेन एलएलपी समझ में आ रहा होगा, एक ऐसा एलएलपी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है किसी फॉरेन एलएलपी एक्ट के अंदर, ठीक है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एम डिफाइंस फॉरेन एलएलपी एज एन एलएलपी फॉर्म्ड, incorporated or registered outside India which establishes a place of business within India. Foreign LLP can become a partner in an Indian LLP. ठीक है, फॉरेन LLP इंडियन LLP में पार्टनर बन सकती है, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट आ रहा है हमारा एडवांटेजेस ऑफ LLP फॉर्म। LLP की कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला, इट इज़ ईजियर टू फॉर्म एन LLP एज कम्पेयर टू अ कंपनी। द पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी। इट ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एन अग्रीमेंट। इट इज़ नॉट रिजिड एज फार एज कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंसर्न्ड। जैसे पार्टनरशिप में तो कोई कैपिटल स्ट्रक्चर कोई फॉर्मेशन नहीं था। कंपनी के अंदर मैंने बताया था कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम ऑथराइज शेयर कैपिटल होनी चाहिए 1 लाख, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम ऑथराइज शेयर कैपिटल होनी चाहिए 5 लाख। ऑथराइज है वो पेड अप की बात नहीं होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कोई रिजिडिटी नहीं है कि आपको मिनिमम 1 लाख या 5 लाख की ऑथराइज कैपिटल आपको रखनी, आप कुछ भी रख सकते हो, उसमें कोई रिजिडिटी नहीं है। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इम्पोजिंग डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा लीगल कंप्लाइंसेस नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा एक्ट को फुलफिल करना है, ये आज ये डॉक्यूमेंट फाइल करना है, कल वो फाइल करना है, फिर ये फिर वो, ऐसे नहीं करना है। इट इज़ ईजी टू डिजॉल्व एन LLP एज कम्पेयर टू अ कंपनी। ईजिली डिजॉल्व हो सकती है। आगे नेक्स्ट देखते हैं अपने पास इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन LLP। तो इसेंशियल एलिमेंट्स टू इनकॉर्पोरेट एन LLP, कहने मतलब क्या है, जैसे अगर आप चाय बना रहे हो तो चाय बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए स्वीटी? चाय बनाने के लिए दूध, चाय पत्ती, चीनी, अदरक, पानी नहीं डालेगी हैं, गैस भी नहीं चाहिए, बर्तन भी नहीं चाहिए ना। तो ये सब चीज़ें जो चाहिए वो क्या हैं? एलिमेंट्स टू मेक अ कप ऑफ टी, करेक्ट। वैसे ही LLP को बनानी है तो उसके लिए भी आपको कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो रिक्वायरमेंट्स हम देखो क्या कर रहे हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स। तो सबसे पहला आपको जाना पड़ेगा रजिस्टर ऑफ LLP के पास, जैसे ROC है रजिस्टर ऑफ कंपनी, वैसे ही रजिस्टर ऑफ LLP के पास जाना पड़ेगा, और आपको LLP एक्ट की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेगी। तो क्या क्या चाहिए? पर्सन्स इंटेंडिंग टू इनकॉर्पोरेट एन LLP शैल डिसाइड अ नेम फॉर द LLP। पहली चीज़ तो आपको एक नाम डिसाइड करना है। दूसरा, पहली बात जैसे याद करो, कंपनी में हमने सीखा था कंपनीज एक्ट में कि कंपनी फॉर्म करनी है तो आपको नाम रिजर्व करवाना होता है, और उस नाम को रिजर्व करवाने से पहले आपको नेम अप्रूव करवाना होता है कि आपका नेम अवेलेबल है भी या नहीं, ठीक है। और 6 नाम दे देते थे इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। वैसे ही आप जब LLP का नाम डिसाइड करोगे तो आप LLP का नाम पहले सर्च करोगे कि क्या आप जो नाम रखना चाह रहे हो ऑलरेडी किसी ने ले तो नहीं लिया। अगर नहीं ले रखा है तो फिर आप वैसे 6 नाम अपने भेजोगे ROC के पास या रजिस्टर ऑफ LLP के पास, वो देखेगा आपका नाम जो मिल रहा है सूटेबल है वो दे देगा आपको। तो आपको अपना प्रोसेस वैसे ही रखना है जैसे कंपनी के अंदर था, ठीक। उसके बाद क्या करना है, जैसे पार्टनरशिप डीड थी वैसे वो क्या करनी है, एक LLP अग्रीमेंट फॉर्म करनी है बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। अगर आपने पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं बनाई, कोई LLP अग्रीमेंट नहीं बनाई, तो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ LLP एक्ट अप्लाई हो जाएगा। ये बात तो हमने पीछे भी पढ़ लिया, ठीक है। आगे, they shall complete and submit the incorporation documents in the form prescribed with ROC electronically along with the prescribed fees, ठीक है। तो जो भी उनकी फीस होगी वो फीस पे करेंगे, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है वो सारी कंप्लीट करके अपने LLP इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। आगे, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टनर्स इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट। देखो यहाँ पे ज़रूरी ये नहीं है कि LLP फॉर्म करने के लिए 2 असली इंसान होने चाहिए, ठीक है। 2 बॉडी कॉर्पोरेट्स भी हो सकते हैं, या एक बॉडी कॉर्पोरेट और एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है। आगे, LLP शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया सो एज टू सेंड एंड रिसीव कम्युनिकेशंस। हमने याद करो कंपनीज एक्ट में पढ़ा था MOA में
क्लॉजेज होते हैं। कितने क्लॉजेज होते हैं एलएलपी? 7 क्लॉजेज होते हैं। उनमें से एक हेड ऑफिस वाला क्लॉज होता था जिसका नाम क्या था? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इसका दूसरा नाम था सिचुएशन क्लॉज। क्या करते थे वहाँ पे क्लॉज में? क्या लिखते हैं? हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस जिस स्टेट में है उस स्टेट का नाम लिखना है और साथ साथ एड्रेस भी लिखना है, ठीक है। वैसे ही एलएलपी जब फॉर्म की जाएगी तो उसका भी एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। वो रजिस्टर्ड ऑफिस को मेंशन करना है कहाँ पे क्या है, और वहीं पे उनको भेज जाएंगे और वो रिसीव करेंगे। जो भी कम्युनिकेशन, जो भी चिट्ठियाँ हैं उनको वहाँ पे पहुँचाई जाएंगी। इट शुड अपॉइंट एटलीस्ट 2 individuals as designated partners who are individuals and at least one of them should be resident in India. A resident means a person who has stayed in India for a period of not less than 120 days. ये अमेंडमेंट आई है, ये अमेंडमेंट है। क्या? पहले ये 182 डेज हुआ करता था, अब ये चेंज होके 120 डेज हो गया है, ठीक है। तो तुम दोनों नोट कर लो, गोपाल गौतम, ये तुम्हारे पास शायद 182 लिखा होगा, इसको चेंज कर लो, अब ये 120 डेज है, ठीक है। अमेंडमेंट आ गई है। तो आपको क्या करना है? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अपॉइंट करने हैं, और जो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं वो इंडिविजुअल्स होने चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट भी रख सकते हैं, बट बॉडी कॉर्पोरेट तीसरा पार्टनर बनेगा। और एटलीस्ट बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक कंपनी एलएलपी खोल सकती है, या एक दूसरी एलएलपी इस एलएलपी में पार्टनर बन सकती है, वो होता है बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। अच्छा, तो जो 2 इंडिविजुअल्स को आप डीपी बनाओगे उनमें से एक एटलीस्ट रेजिडेंट इन इंडिया हो। और रेजिडेंट कैसे बनते हो? एलएलपी के अकॉर्डिंग, अगर आप इंडिया में पिछले साल, इस साल नहीं, पिछले साल अगर इंडिया में 120 डेज से ज़्यादा रहे हो, 120 डेज से ज़्यादा, तो लिख रहा है नॉट लेस देन 120, यानी कि इसका मतलब क्या है? 120 डेज और मोर। लिख लो ये बात, 120 डेज और मोर। अगला, अच्छा याद करो, हमने कंपनी से भी पढ़ा था, अगर आपको कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो कुछ चाहिए हुआ करता था। अगर आपको कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो कुछ चाहिए था, क्या था वो? सर गूदा है ना, ये बोलोगे? सर जज्बा चाहिए कि चला सकते कंपनी। अरे उससे वो चाहिए होता था ना, डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। वैसे ही अगर आपको एक एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है तो आपको चाहिए डी पिन, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डीपी नहीं बन सकते किसी भी एलएलपी के अंदर। क्या हर एलएलपी में पार्टनर बनने के लिए बार बार डी पिन चाहिए होगा? नहीं। आपको एक बार डी पिन मिल गया तो आप मल्टीपल एलएलपीज में उसी डी पिन से डीपी बन सकते हो। आपको मल्टीपल डी पिन नहीं चाहिए। कहाँ से मिलेगा डी पिन? आरओसी से, ठीक है, ठीक है। एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और तो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने अंदर आरओसी को रखता है, उसके नीचे आरओसी ही काम करता है। तो डीपी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नंबर ऑफ ड्यूटीज इंक्लूडिंग डूइंग ऑफ ऑल एक्ट्स, matters and things as are required to be done by the LLP. Each designated partner shall hold a DPIN which is allotted by MCA. As soon as the process is completed, a certificate of incorporation shall be issued which shall contain an LLP identification number. याद करो, कंपनी को भी कोई ऐसा नंबर मिलता था जैसे LLP को मिलता है LLPIN। LLPIN मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर LLP का, कंपनी को भी कुछ मिलता था। क्या था वो? क्या था वो नाम नंबर जिसको बोलते थे? वो बोलते थे सर, वो अरे वही है ना, कुछ तो बोलते थे, यही नाम है ना। एग्जाम में आएगा कि क्या मिलता है, कुछ तो बोलते थे, ये लिखेंगे हम।
कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर सिन, वो मिलता है कंपनी को। वो का शॉर्ट फॉर्म में लिख के होगी। हाँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख के आना, शॉर्ट फॉर्म में ही शॉर्ट में मार्क्स मिलेंगे। अरे शॉर्ट फॉर्म में याद है कम से कम। तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिलता है, वो किसके साथ मिलता है? हाँ, उसके साथ कुछ और भी मिलता है। कॉन्ग्रेचुलेशन मिलती है सर, लो आपकी कंपनी खुल गई, मुबारक हो, ये मिलती है ना। ये मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ। जब आप एक कंपनी खोलते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ भाई अब आप काम शुरू कर सकते हो। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे क्या लिखा होता है? कि आपकी कंपनी वो डेट लिखी होती है कि कब वो डेट लिखी होती है जिस डेट से कंपनी रजिस्टर हुई है, यानी कि वो कंपनी का हैप्पी बर्थडे है। जिस दिन से वो फॉर्म हुई है उस डेट से वो बनी है, और उसी दिन से माना जाएगा कि वो अब एक एक्चुअल में बॉडी कॉर्पोरेट बनाई गई है। ठीक है, तो वैसे ही एलएलपी जब बनाई जाएगी तो उसको भी एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है कि वो अपना काम शुरू कर सकती है एज एन एलएलपी। साथ साथ मिलता है एक एलएलपिन। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं, बाकी स्टेप्स नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। स्मॉल एलएलपी, स्मॉल एलएलपी नाम से समझ रहेगा, छोटी एलएलपी। ठीक है, तो इट मीन्स एन एलएलपी द contribution of which does not exceed 25 lakhs or such higher amount not exceeding 5 crores as we prescribed, and the turnover of which for the immediately preceding financial year does not exceed 40 lakhs or such higher amount not exceeding 15 crores as may be prescribed, or which meets such other requirements as may be prescribed and fulfills such terms and conditions as may be prescribed। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि अगर आपको एक स्मॉल एलएलपी खोलनी है, आपकी स्मॉल एलएलपी में आना है, तो स्मॉल एलएलपी कौन सी होगी जिसमें कंट्रीब्यूशन से मतलब क्या है? कैपिटल। जिसमें पार्टनर ने जो कैपिटल डाली है वो 25 लाख तक है, 25 लाख से एक्सीड नहीं कर रही, मतलब मैक्सिमम 25 लाख तक है। बट सरकार चाहे तो इस 25 लाख की लिमिट को और खींच सकती है। किस हद तक खींच सकती है? 5 करोड़ तक, बट 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं लेके जाएगी। यानी कि अगर वो चाहे तो इस 25 लाख को 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़ तक कर सकते हैं, 5 करोड़ तक भी कर सकते हैं, बट 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं कर सकते। अभी के लिए हायर अमाउंट कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं, अभी के लिए 25 लाख अगर आपकी कैपिटल है तो आप क्या हो? स्मॉल एलएलपी हो। एंड मतलब दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अगर लिखा होता और तब कोई एक होती, और उसका टर्नओवर मतलब सेल्स, उसकी सेल्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जस्ट पिछले साल में, डज नॉट एक्सीड 40 lakhs और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50 crores एज वी प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि उसका पिछले साल में जो सेल्स रहा वो 40 लाख तक रहा, 40 लाख से ज़्यादा नहीं है। सरकार चाहे तो 40 लाख को खींच के कहाँ तक ले जा सकती है? 50 करोड़ तक, जहाँ तक उनको लेके जाना है। अभी के लिए वो 40 लाख फिक्स कर रखी है, 40 लाख से ज़्यादा ले जा सकते हैं, बट अप टू 50 करोड़। ठीक है, या फिर ये नहीं तो सरकार अगर चाहे तो कोई और रिक्वायरमेंट कह सकती है कि अगर आपने ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रखी है तो आप स्मॉल एलएलपी कहलाओगे। तो सर स्मॉल एलएलपी करने के क्या? हाँ चलो मान लेते किसी को ये मिल गया, किसी को स्मॉल एलएलपी का दर्जा मिल गया, अब क्या? तो उनको एलएलपी एक्ट की रिक्वायरमेंट्स कम फुलफिल करनी होंगी। मतलब जहाँ पे एलएलपी को भी कुछ कंप्लायंसेस तो फुलफिल करनी है ना, वो कंप्लायंसेस मान लो इतने हैं, वो उनके लिए इतने हो जाएंगे, कम हो जाएंगे बस। ठीक है, तो ये होती है अपने आप में एक स्मॉल एलएलपी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ये नई चीज़ आ रही है, ये शायद बुक्स में तुम्हें भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब स्टेप्स और प्रोसेस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग एन एलएलपी, इसको अभी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, आज हमने कितना कर दिया? 5 पेज कर दिया अभी हमने। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट, कोई चीज़ पूछे तो बताओ। चलो जी, तो आज पे इतना ही करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।